एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है। यहां पर आपको मिलेगा सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन के साथ में। स्टूडेंट्स, हम लोग डील कर रहे हैं क्लास 10th के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की, जिसमें हम आज चलने वाले हैं हमारे अध्याय क्रमांक 5 की तरफ, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। राइट, और इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस का पहला वाला भाग, जिसमें हम कवर करने वाले हैं बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। राइट, तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, उसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। राइट, तो देखिए, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम सवालों के साथ साथ जो चैप्टर होता है उसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स को भी टैली करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन आंसर तो हो जाता है, साथ में जो चैप्टर है उसका रिवीजन भी बढ़िया तरीके से हो जाता है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी, ध्यान से देखिएगा। अब पहले क्वेश्चन में बात हो रही है कि किस तत्व तक अष्टक का जो नियम है वो लागू हो पाया। बड़ी सिंपल सी कहानी है, कैल्शियम वो तत्व है जहां तक अष्टक का आपका जो नियम था वो लागू हो पाया, क्योंकि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, परमाणु आणविक भार बहुत ज्यादा होता है, वहां पर अष्टक का नियम लागू हो ये चीज जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो कैल्शियम वो तत्व था जहां तक आपका अष्टक का जो नियम था वो लागू हो पाया। सवाल पैदा होता है, सर नियम क्या था? नियम भी तो रहा होगा ना, तो सवाल पैदा होता है कि नियम क्या था। तो नियम ये था कि हर तत्व अपनी अंतिम कक्षा में या तो साझेदारी से या फिर हर तत्व अपनी अंतिम कक्षा में या तो साझेदारी से या फिर कैसे, ध्यान से देखिएगा, या फिर जो है आपके इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से, आदान प्रदान से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। तो लिख लेते हैं, ठीक है। देखो, हर तत्व अपनी अंतिम कक्षा में, हर तत्व अपनी अंतिम कक्षा में, राइट, हर तत्व अपनी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या फिर आप बात करेंगे आदान प्रदान के द्वारा, आदान प्रदान के द्वारा, आदान प्रदान के द्वारा कुल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। बात समझ में आ रही है? 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। क्लियर? सिंपल है कहानी, ध्यान से देख लीजिए। तो लिखा हुआ है हर तत्व अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या तो साझेदारी से या तो आदान प्रदान से, कैसे भी करे, बट 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। और ये चला कहां तक? आपके कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद जैसे आपका एक कोबाल्ट आ गया, राइट, तो कोबाल्ट क्या है भाई? तो 27 इसका परमाणु क्रमांक है। अब इसकी अंतिम कक्षा में कभी 8 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं पाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यह है कि जो छोटे तत्व हैं वो अष्टक का नियम फॉलो करते हैं, बड़े जो तत्व रहते हैं वो अष्टक के नियम को बढ़िया तरीके से मानते नहीं है, वहां पर जाकर अष्टक का जो नियम है वो लागू होना बंद हो जाता है। गॉट इट? सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। चलो क्रॉस चेक करेंगे, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, कैल्शियम हमारा आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब बताओ आप मुझे, मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम के अनुसार आवर्त सारणी में जो तत्व हैं वो किस क्रम में व्यवस्थित होंगे? तो मेंडलीव जी ने ये कहा था कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहती है? कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते आपके क्रम में। पर मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो कहती है कि परमाणु भार जो रहेगा उसके बढ़ते क्रम में हम क्या करेंगे? तत्वों को व्यवस्थित करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, बहुत ही अच्छा सवाल था कि आवर्त सारणी में जो तत्व रहेंगे वो कैसे रहेंगे? परमाणु जो भार रहेगा, राइट, परमाणु भार जो रहेगा, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से आप क्या करोगे? मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को अरेंज करोगे। बात समझ में आ गई? तो आंसर जो है वो होगा हमारा ग, जो कि बिल्कुल ही सही है। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है।
चलो इसको यहां से हटाया मैंने, कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, जितने सवाल लगाते जाओगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, बस यही रीत है रसायन विज्ञान की, राइट। चलो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला? बात समझ में आ रही है? इनमें से ऐसा कौन था जिसको आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला? तो आपका क्लोरीन ऑक्सीजन जर्मेनियम तो था नहीं, पर याद, सॉरी, क्लोरीन ऑक्सीजन सिलिकॉन तो था नहीं, पर याद करो जर्मेनियम एक ऐसा तत्व था, राइट, जिसको बाद में स्थान मिला मेंडलीव की आवर्त सारणी में। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, ध्यान से देखिएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? जर्मेनियम होगा। आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? जर्मेनियम होगा। चलो, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अब बात हो रही है आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, या कौन से तत्व जो है वो गलत है। अब आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा। ये कहती है कि भैया हम तत्वों को लेंगे, हम उसको बढ़ते क्रम के अनुसार तत्वों को अरेंज करेंगे। पहले हाइड्रोजन आएगा, हीलियम आएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, देन ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद आपका जो आर्गन होगा लास्ट में होगा आपका पोटेशियम, और उसके बाद होगा आपका कैल्शियम। इस तरीके से 20 जो थे वो मैंने आपको सुना दिए हैं बढ़ते हुए क्रम के अनुसार। उसके बाद और भी होते हैं, बड़े सिंपल है, 21 से लेकर यानी कि स्कैंडियम से लेकर जिंक यानी कि 30 तक भी हम याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। तो कैसे होंगे? तो आधुनिक आवर्त सारणी कहती है कि भैया बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लो गलत है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया। गलत बात, ऐसे नहीं करते हैं, ये गलत है। तो ये कैसा है स्टूडेंट्स? तो ये आपका गलत है, बढ़ते हुए, घटते हुए नहीं, बढ़ते हुए। तो ये कहानी जो है ये गलत है, यानी कि ये सही ऑप्शन होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया, ये सही है। आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूहों में रखा गया, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तो नहीं रखा गया, गलत है ये। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। ओहो 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 ओहो, ये भी गलत है। देखो यहां पर परमाणु भार दिया हुआ है, तो ये भी कैसा होगा? तो स्टूडेंट्स ये भी जो है हमारा होगा गलत। और आधुनिक आवर्त सारणी में आपके परमाणु क्रमांक को जो बढ़ते हुए तो सही। तो सीधी सी कहानी है कि पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है, चौथा जो है वो आपका सही है। क्रॉस चेक कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। केवल चौथा जो है वो आपका क्या है? सही है। और पहला, दूसरा और तीसरा गलत है। हाँ तो सही है ना, ये लो ना, ये लो ना, ये लो ना, ये देखो, ये देखो, ये गलत गलत गलत। तो क्या पूछा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है वो गलत है? गलत गलत गलत, मतलब पहला, तीसरा, चौथा, सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा जो है ये गलत है, चौथा जो है वो बिल्कुल सही है। गलत है पहला, दूसरा, तीसरा, इसलिए आंसर होगा हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा सही आंसर होगा। सीधी सी बात। चलो, बहुत सिंपल सी कहानी है। बहुत सारे क्वेश्चंस को आपस में लगाएंगे, जितने सवाल लगाते जाओगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और उतना ही आपको जो है मजा आता जाएगा। अब देखो, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ओके, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है इसमें इस तरीके की कुछ पंक्तियां होती हैं, इसको अपन आवर्त कहते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे वाली जो चीजें होती हैं इसको समूह कहते हैं। और आपको यदि याद हो तो आवर्त आपके पास 7 है, समूह जिसे आप क्या कहते हो? आप उसे क्या कहते हो भाई? समूह को क्या कहते हो? ग्रुप, वर्ग कहते हो, और वर्ग भी कहते हो, राइट, दोनों कहते हो। तो ये कितने सॉरी 18 है, हाइड्रोजन का पहला और हीलियम का 18वां, राइट। तो आवर्त ऐसे होंगे, समूह ऊपर से कैसे होंगे भाई? नीचे की तरफ होंगे। आवर्त आपके 7 होंगे और समूह कितने होंगे आपके? तो ये होंगे आपके 18। तो क्षैतिज पंक्तियां कितनी हैं? क्षैतिज मतलब ऐसी। तो देखिए ऊर्ध्वाकार 7 कॉलम है, नहीं नहीं नहीं, 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, बिल्कुल सही है। 8 ऊर्ध्वाकार कॉलम है, जिसे ये भी बिल्कुल सही है। ये दोनों जो हैं वो गलत हैं। ऊर्ध्वाकार का मतलब क्या होता है? सी वर्टिकल। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, राइट। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ये हो गया आपका
आर्टिकल। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात। चलो क्रॉस चेक करेंगे तो सही कहानी जो है वो है आपकी ग और घ, ग और घ, ग और घ, ग और घ। और इसमें जो है नहीं, क्षैतिज पंक्तियां तो 7 जरूर हैं पर इसको समूह नहीं कहते हैं, तो ये समूह नहीं होगा, ये आपका आवर्त होगा। बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा दूर से देखना होगा मुझे, बड़े सवालों को यहां से देखना होगा। चलिए तो इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, समूह नहीं कहते हैं। बिल्कुल सही है, माय मिस्टेक। आपका जो ग ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल सही होगा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अब बात कर हो रही है दिए गए तत्वों ए बी सी डी तथा ई जिनका परमाणु क्रमांक जो है वो दिया हुआ है, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक दिया हुआ है ए बी सी डी और ई। बात करेंगे परमाणु क्रमांक की बात करेंगे परमाणु क्रमांक की। राइट 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 राइट, ध्यान से देखिएगा। तो परमाणु क्रमांक जो है ए का कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, बी का 3 दिया हुआ है, सी का 7 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है। और हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि हम सबका नाम भी बता सकते हैं। राइट, तो देखिए ये जो है ये क्या होगा, तो ये होगा हमारा हीलियम। तो स्टूडेंट्स ये होगा हमारा हीलियम। बी जो है वो 3 है, ये हमारा होगा लिथियम। राइट, कुछ इसी तरीके से सी जो है वो होगा हमारा कार्बन, डी जो है वो होगा हमारा नियॉन, और ई जो है वो होगा हमारा जिंक। ई जो है वो होगा हमारा जिंक। तो इस तरीके से हीलियम, लिथियम, कार्बन, नियॉन एंड जिंक जो है वो हमने लिख लिया है। अब बात हो रही है इनमें से कौन सा ऐसा है जो समान आवर्त में है। बात समझ में आ गई। अब समान आवर्त में कौन होता है, समान आवर्त में वो होता है जिसमें कक्षाओं की जो संख्या होती है वो एक समान होती है। बात समझ में आ रही है। समान आवर्त का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। तो वहां पर मैं सबका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दूंगा। और कहानी क्या है, समान आवर्त का मतलब क्या है, जिसमें कक्षा क्रमांक, जिसमें की जगह वैसे जिनमें आएगा क्योंकि एक से ज्यादा हो सकते हैं, जिनमें कक्षाओं की कोश क्रमांक या कक्षाओं की संख्या जो है, जिसमें कक्षाओं की जो संख्या है वो कैसी है, तो वो एक समान है। बात समझ में आ रही है। तो उन सब के जो आवर्त होंगे वो कैसे होंगे, एक समान होंगे। अब ध्यान से देखो, देखो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो और कहानी जो है वो आपके सामने आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा। देखिए अब हीलियम जो है इसका 2 होता है, लिथियम जो है उसका 2 और 1 होता है, कार्बन का 2 और 4 होता है, नियॉन का 2 और 8 होता है ना, नियॉन का। और जिंक का जो है वो होता है 2, इसके बाद 8, इसके बाद यहां पर 2 और कितना बच रहा है उसको वहां पर लिख देते हैं। तो 8 और 10 और 2 12, तो यहां पर हो जाएगा आपका 18। इस तरीके से। तो अब आप क्या देख रहे हो, ध्यान से कुछ देखा आपने, कुछ देखा, ध्यान से देखो। एक समान मतलब इन सब में एक एक एक, इन तीनों में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास, इन तीनों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि इसमें कुल कोश जो है वो एक समान है। भाई लिथियम में 2 कोश हैं, कार्बन में भी 2 कोश हैं और नियॉन में भी 2 कोश हैं, तो सब में कुल कोशों की जो संख्या है, कक्षाओं की जो संख्या है वो एक समान है। इसका मतलब क्या होगा, एक आवर्त में आएंगे तो आते तो हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फिर आगे बढ़े, ठीक है, कार्बन से आगे बढ़े नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो कुल मिलाकर ये जो 3 होंगे बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। तो बी सी डी जो होंगे वो एक आपके आवर्त में होंगे। कहीं पर बी सी डी दिया है क्या, यहां पर आपका बी सी डी दिया हुआ है, ध्यान से देखो। तो यहां पर आपका बी सी डी दिया हुआ है और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। और ये किया क्रॉस चेक और आंसर बिल्कुल सही है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। चलो हो गया पक्का, ठीक। चलिए इस कहानी को थोड़ा हम और आगे लेकर चलते हैं।
अब फिर कुछ और तत्व हमारे पास दिए हुए हैं। पिछले वाले में एक आवर्त वाली बात हो रही थी, अब इसमें एक समूह वाली बात हो रही है। अब एक समूह की बात क्या, समान समूह का मतलब क्या होता है, हमेशा एक चीज ध्यान से देखिएगा, समान समूह का मतलब होता है अंतिम कक्षा में एक समान इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में एक समान इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में एक समान आपके पास क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होंगे। किस में होंगे, तो अंतिम कक्षा में होंगे। कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बताएंगे। चलो 9, 11, 17, 12 और 13, और हम चाल में फंसने वाले हैं नहीं, बनाएंगे हम बढ़िया से। 9 कौन है, तो फ्लोरीन है, 11 कौन है, सोडियम है, 17 क्लोरीन है, 12 मैग्नीशियम है और 13 कौन है, तो भाई एल्यूमिनियम है। अब चलते हैं सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये हो जाएगा 2 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होगा, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा 2 और 7, 2 का 8 और 1, और ये हो जाएगा आपका 2, 8 और 7, ये हो जाएगा आपका 2, 8 और 2, ये हो जाएगा आपका 2, 8 और 3। चलो, मतलब यहां तक की जो कहानी है वो बड़ी सिंपल है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे कौन से 2 तत्व हैं जिनकी अंतिम कक्षा में एक समान इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ऐसे कौन से हैं जिनकी अंतिम कक्षा में एक समान इलेक्ट्रॉन की संख्या है। बात समझ में आ गई। तो अंतिम कक्षा में एक समान इलेक्ट्रॉन किस में दिख रहे हैं, एक तो मुझे फ्लोरीन में दिख रहे हैं और मुझे जो है क्लोरीन में दिख रहे हैं। तो आंसर जो है हमारा होगा कौन सा, ए से लेकर ई तक हम जा रहे हैं ना, राइट। तो हमारा आंसर जो है वो होगा एफ, और कौन सा होगा, तो क्लोरीन, मतलब कि 9 और 17 वाला, मतलब कि ए, बी, सी, डी और ई। तो हमारा जो आंसर है ए होगा, सी होगा, ए होगा, सी होगा, ए होगा और सी होगा। बात समझ में आ गई। सिंपल सी कहानी थी जो मुझे आपको सुनानी थी, और कहानी बिल्कुल सिंपल है। हमारा जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है आपका ए तथा सी। बात समझ में आ गई। चलो इसको नोट किया जाए, सिंपल सी कहानी थी। बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ। नोट किया, ये लो, किया पक्का, ये लो हटाओ। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं। अब एक बात बताओ, 2, 8 है, तो अंतिम कक्षा में यदि 8 आते हैं तो इसको हम कहते हैं निष्क्रिय गैस है, राइट। यदि अंतिम कक्षा में, ध्यान से देखिएगा, अंतिम कक्षा में यदि कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है। अंतिम कक्षा में यदि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नोबल गैसेस की। और नोबल गैस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं निष्क्रिय गैस है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका निष्क्रिय गैस है। यदि अंतिम कक्षा में हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, 8 है। सिंपल सी बात। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यदि होंगे, मतलब बात किसकी हो रही है, नियॉन की बात हो रही है, आर्गन की बात हो रही है, ज़ेनॉन की बात हो रही है, क्रिप्टॉन की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, रेडॉन की बात हो रही है, राइट। तो आप इसको किस में रखोगे, अंतिम कक्षा में 8, मतलब क्या होगा, समूह 18। समूह कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट समूह 18। मतलब आंसर आपका होगा समूह 18, दैट्स ऑल, राइट। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा समूह 18, और इस तरीके से जो है मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा ऐसा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात। क्या कहते हो, क्वेश्चंस को करने से क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, क्या आपकी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस होती है, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि हमने वीडियो बनाया, कुछ भी पढ़ा दिया, कैसा भी पढ़ा दिया, हम आगे बढ़ गए, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं।
हम अपना 110% देंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको बढ़िया तरीके से समझाने के लिए। इसलिए आप ध्यान से भी क्लासेस को देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा। किसी क्वेश्चन में यदि दिक्कत आपको आ रही है आप तुरंत वहां पर पूछिए, हम प्रतिबद्ध हैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए, आपके डाउट्स का क्वेश्चन आंसर देने के लिए, राइट। चलो बात समझ में आ गई, चलेंगे अगले सवाल की तरफ, जहां पर हमारा स्वागत कर रहा है एक नया कॉन्सेप्ट, एक तत्व जो कि सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है। सोचो किस तत्व के बारे में बात हो रही है, एक ऐसा तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है। इसका मतलब यह हुआ कि हम जिस तत्व की बात कर रहे हैं वो कहीं कार्बन तो नहीं, और यदि वो कार्बन है तो वो किस तत्व से होगा, कार्बनिक यौगिक है मतलब कार्बन। लो चलो खेल चालू, कार्बन की बात हो रही है, और जो आपका कार्बन होता है वो पाया जाता है किसमें, समूह, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, तो भैया समूह 14 यानी कि आपका समूह 14 जो है इसमें आपका कार्बन पाया जाता है। तो एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है समूह 14 से, जिसको हम बोलते हैं आपका कार्बन, जो लगभग, ध्यान से देखो, जो कि लगभग, जो कि लगभग, बात समझ में आ रही है, जो कि लगभग बनाता है लगभग 30 लाख यौगिक। मतलब जिसको आप लकड़ी कहते हो, कोयला कहते हो, हीरा कहते हो, ग्रेफाइट कहते हो, पेट्रोल कहते हो, डीजल कहते हो, केरोसिन कहते हो, एलपीजी गैस कहते हो, सीएनजी कहते हो, एलपीजी कहते हो, जितनी चीजें हैं ये बनाता है आपका कार्बन। इनफैक्ट आपको और मुझे भी बनाया है किसने, कार्बन ने। हम कार्बन से मिलकर बने हुए हैं रसायन विज्ञान के हिसाब से, राइट। चलिए कार्बन हो गया, लगभग 30 लाख यौगिक हो गए, और समूह कौन सा हो गया आपका, 14 हो गया। बढ़िया तरीके से नोट कर लो, चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, जब कहानी बिल्कुल सही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात हो रही है आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोश बाह्यतम है। अब जब बात हो रही है आवर्त 2 की, बात किसकी हो रही है स्टूडेंट्स, तो बात हो रही है आवर्त 2। आवर्त 2 मतलब क्या, आवर्त 2 मतलब क्या 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 क्या, तो लिथियम से शुरू करेंगे, बेरिलियम पर जाएंगे, बोरॉन पर जाएंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। कुल तत्वों की संख्या आपको 8 दिख रही होगी, जिसमें से ये दोनों जो हैं वो होंगे आपके एस ब्लॉक के तत्व। ये जो हैं ये होंगे आपके एस ब्लॉक के तत्व। और क्या बात हो रही है बताओ, देख लेते हैं क्या बात हो रही है। ठीक है, तो बात क्या हो रही है, आवर्त 2 के समूह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोश जो है वो बाह्यतम होगा, मतलब बाहर की तरफ होगा। कौन सा कोश होगा, कौन सा, तो इनमें से कोई भी ले लो, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया K और L। आप याद करो दूसरा जो कोश होता है उसको हम L से दर्शाते हैं, और कहां है L, बाहर निकल, राइट। तो ये जो आपका कोश है यही आपका होगा बाह्यतम कोश, क्योंकि यदि आप किसी दूसरे के बारे में भी जाएंगे तो आपको कहानी वही मिलेगी। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-5 है। बाहर वाला जो कोश है वो क्या होगा, तो ये K होगा, ये L होगा, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। तो K होगा और क्या होगा स्टूडेंट्स, तो L होगा, राइट। L कोश जो है वो ही होगा हमारा आनसर। कितने सिंपल सी कहानी थी, राइट। नोट करो, कर लिया नोट, पक्का जी, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है, क्या बढ़िया सवाल है। संयोजिक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, सवाल जवाब कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। बाहर वाले कोश में, बाहर वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इसी को हम बोलते हैं आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सोडियम के लिए 1 होता है, मैग्नीशियम के लिए 2 होता है, नियॉन के लिए 0 होता है, 8 होता है,
राइट इस तरीके से। तो बाहर वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वही क्या कहलाएगा, आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। राइट अब बात कर लेते हैं सबकी, चलो वन बाय वन सबको घेरते हैं। राइट सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया और हो गया आपका फास्फोरस। गॉट इट। अब देखो खेल शुरू करते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अब सोडियम है 11, एल्यूमिनियम है 13, सिलिकॉन है 14, फास्फोरस है 15। सबका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो पूरा का पूरा खेल है स्टूडेंट्स वो आपके समझ में आ जाएगा। 2 8 और 1, 2 8 और 3, 2 8 और 4, 2 8 और 5। बन जा भाई 2 8 और 5। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन यदि कहीं सबसे ज्यादा है तो वो है आपके फास्फोरस। और जब भी हमारा आंसर बहुत सटीक आता है हम मजे लेते हैं केमिस्ट्री के। जी हाँ, बात समझ में आ गई। सिंपल सी कहानी। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 5 और यही होगा हमारा आंसर। राइट चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में चाहिए, फिर डिस्कस करेंगे इसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स के बारे में। चलिए तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया होगा। ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, परमाणु त्रिज्या के बढ़ते हुए सही क्रम में आपको लिखना है। तो एक बढ़िया सी कहानी जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहानी क्या है उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। वो कहानी होगी आपकी, देखो एक आवर्त सारणी बनाते हैं और ये समझ लेते हैं कि समूह के साथ में और आवर्तों के साथ में किस प्रकार से परमाणु त्रिज्या जो है उसमें परिवर्तन होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम यदि पीरियोडिक टेबल बनाएं तो हमारा यहां पर एस ब्लॉक इस तरीके से होगा, हमारा ये एस ब्लॉक होगा। हम पड़ोस में कहीं पर डी ब्लॉक बनाएंगे, ये हमने डी ब्लॉक बनाया जो कि बड़ा ही सिंपल है, ये हमारा डी ब्लॉक हो गया। राइट और इसके बाजू में कहीं पर हमारा पी ब्लॉक होगा जो कि बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है, इसका मतलब ये हमारा पी ब्लॉक होगा। चलो तो स्टूडेंट्स ये जो है ये हो गया हमारा पी ब्लॉक। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, उस तरफ आपका हीलियम है और कुछ इसी तरीके से हमारा जो ए ब्लॉक है वो यहाँ कहीं पर नीचे जो है पीरियोडिक टेबल की शोभा बढ़ा रहा है और ए ब्लॉक जो है वो आपके डी ब्लॉक से ही निकला हुआ है। चलो तो ये एस ब्लॉक हो गया, ये आपका डी ब्लॉक हो गया, ये वाला आपका पी ब्लॉक हो गया और इधर वाला जो है आपका एफ ब्लॉक हो गया। राइट अब कहानी क्या है ध्यान से देखो। ऊपर से नीचे जब आप जाते हो ऊर्ध्वाकार या वर्टिकल आपकी जो चीजें बनी हुई हैं उसको आप कहते हो समूह। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं में आप इसको कहते हो आवर्त। ठीक है, तो ये आवर्त हो गए, ये समूह हो गए। अब परमाणु आकार जो है ध्यान से देखना, ये बना है आपका परमाणु आकार का। बात समझ में आ रही है? तो परमाणु आकार जो होगा वो किस तरीके से, तो नीचे की तरफ बढ़ेगा। राइट और कैसा बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ेगा। परमाणु आकार जो है इस तरफ बढ़ेगा, मतलब ये कि जैसे जैसे आप एस ब्लॉक की तरफ आओगे परमाणु आकार जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे परमाणु आकार जो है वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ जाएगा। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। राइट तो अब एक काम करते हैं, वहां चलते हैं जहां से ये सवाल हमसे पूछा गया है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन की परमाणविक त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा होगा। राइट ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। चलो तो आपको यदि याद होगा तो ध्यान से आप देखेंगे यहां पर जो है आपका बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। लास्ट वाला जो है वो Ne है, नियॉन है, उसको नियॉन पढ़ा जाए, ये नियॉन है आपका। चलो बात समझ में आ गई। तो अब बताओ जरा सबसे ज्यादा आकार किसका होगा, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में सबसे ज्यादा जो आकार है वो नाइट्रोजन का होगा, उससे कम ऑक्सीजन का और सबसे कम आपका फ्लोरीन का होगा। राइट तो सही आंसर क्या होगा इस तरफ। इतनी सी चीज याद रखनी थी, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन से कम फ्लोरीन, तो नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन से कम फ्लोरीन। और क्या ये कहानी कहीं दी हुई है तो वो भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलो बढ़ते हुए सही क्रम में लिखना है, मतलब नाइट्रोजन बाद में, फिर ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, और यही होना चाहिए सही। बिल्कुल सिंपल सी कहानी, कुछ नहीं करना है,
आपको जो है मेरे साथ सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? आप सबसे पहले एक पीरियोडिक टेबल को अपनी पढ़ाई वाली जो रूम है उसमें लगा लें, पीरियोडिक टेबल को दिमाग में फिट करें। नीचे की तरफ जाने पर आकार बढ़ता है, इस तरफ जाने पर भी ऐसे जाओगे तो आकार बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा, और आकार कम होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट। तो ये हमारा सही था। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस लगाते जाइए। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणविक त्रिज्या सर्वाधिक है? इनमें से किसकी परमाणविक त्रिज्या जो है वो सर्वाधिक है? त्रिज्या का सीधा सीधा लेना देना है आकार के साथ में। भाई जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उसका आकार भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो जिसकी परमाणविक त्रिज्या ज्यादा होगी उसका आकार जो है वो कैसा होगा स्टूडेंट्स? ज्यादा होगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल। नीचे जाने पर, ऐसे आने पर आकार जो है वो बढ़ रहा है। आप ध्यान से देखिए, सोडियम लिखते हो, फिर मैग्नीशियम लिखते हो, नीचे पोटेशियम की बातें करते हो और फिर चले जाते हो कैल्शियम की तरफ। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि आप यदि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इधर जाने पर और इधर जाने पर जो है क्या हो रहा है? आकार बढ़ रहा है। तो मैग्नीशियम से बड़ा तो सोडियम होगा, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम होगा, कैल्शियम से बड़ा पोटेशियम होगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा? तो ये होगा हमारा पोटेशियम। जी हां, सबसे बड़ा। कुछ समझ में आया? जी हां, और सबसे बड़ा, दैट्स ऑल। जी हां, और सबसे बड़ा क्या होगा आपका? तो वो होगा आपका पोटेशियम। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है। तो आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। कहानी हम सीख चुके हैं, धज्जियां हमने उड़ा दी हैं इस कॉन्सेप्ट की, और इस तरीके से जो है धीरे धीरे करते करते, सवाल लगाते लगाते मैं पूरे चैप्टर की रिवीजन जो है वो आपको करवा दूंगा। बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लो। इजी? पक्का? ठीक, कर लिया नोट? पक्का ना? चलो और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? ठीक है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन खो देता है, इसके लिए फिर आपको पीरियोडिक टेबल पे जाना पड़ेगा और एक नया ट्रेंड जो है वो देखना पड़ेगा। देखो, जैसे ये परमाणु आकार के लिए हम लोगों ने बनाया था, अब इसको यहां से हटा देते हैं क्योंकि ये चीज हम देख चुके हैं, राइट। ऐसे ही जो है हम कुछ और चीजों के लिए बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता, राइट। तो हम इसको यहां भी बना सकते हैं और हम इसको यहां पर भी बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता। तो जैसा आपका चलन किसमें था? परमाणु आकार में था, ऐसा ही होगा आपकी इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता। मतलब इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी देगा? तो जैसा कि हम जानते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो दानी होती हैं, इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, पर अधातुएं जो होती हैं, जो कि आपके किस तरफ पाई जाती हैं? भाई दाएं तरफ पाई जाती हैं, राइट। ये कैसी होती है? कंजूस होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लेती हैं, देती नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खोने की जो क्षमता होगी वो इस तरफ बढ़ेगी, और कैसी बढ़ेगी? नीचे की तरफ बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता जो है वो इस तरफ बढ़ेगी और नीचे की तरफ बढ़ेगी। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे जो है आकार बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। भाई आकार बड़ा होगा, परमाणु का जो केंद्रक है जहां पर प्रोटॉन है वो बीच में होगा। आकार यदि बड़ा होगा तो जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को रोक कर नहीं रख पाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी बाहर चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, फिर से बनाते हैं, चलो फिर से बनाते हैं। तो ये रहा सोडियम, ऐसे नहीं बनेगा सोडियम, सोडियम के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। ये रहा सोडियम, पड़ोस में है मैग्नीशियम, नीचे कहीं पर है पोटेशियम, और यहां पर है आपका कैल्शियम, जिससे हम चूना लगाते भी हैं, बनाते भी हैं, राइट। अब देखो क्या ये आंसर नहीं होगा? तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन खो देगा? आपका पोटेशियम खो देगा, और यही होगा आपका आंसर, राइट। तो जैसा परमाणु त्रिज्या के साथ में हुआ, जैसा आकार के साथ में हुआ, वैसा ही इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता के साथ में हुआ। नोट कर लो, पक्का जी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बहुत बढ़िया सवाल था, इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है? ये लो, इधर खोने की क्षमता यदि बढ़ रही है तो इधर कैसी हो रही है? कम हो रही है। अब एक काम करते हैं, ये देखो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है तो रटा रटाया आंसर तो फ्लोरीन है, पर ऐसा क्यों है वो भी बताते हैं। देखो ध्यान से देखना,
भाई यहां पर आपका सोडियम है, रुको 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 रुको, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका सोडियम हो गया, सोडियम के पड़ोस में आपका मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम के बाद यहां एल्यूमिनियम हो गया, और यदि आपको पता हो तो यहां कहीं पर फ्लोरीन हो गया। बात समझ में आ रही? तो एस ब्लॉक वाले हो गए, वो पी ब्लॉक वाले हो गए। तो ध्यान से देखो, ये सबसे ज्यादा कंजूस नहीं हुआ, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से खोती नहीं, बड़ी कंजूस होती हैं, इलेक्ट्रॉन मांगती हैं, लालची होती हैं, राइट। तो आपका जो फ्लोरीन होगा कैसा है? तो ये एक प्रकार की अधातु है, और अधातु इलेक्ट्रॉन खोते नहीं है, इलेक्ट्रॉन मांगते हैं, इसलिए यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। बाकी की तीन जो है वो धातुएं हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर देंगी, बट फ्लोरीन जो है वो एक प्रकार का अधातु है, जल्दी इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वालों में से फ्लोरीन नहीं है। बात समझ में आ गई? क्रॉस चेक करेंगे, कहानी बिल्कुल सिंपल है, आगे बढ़ेंगे। चलो नोट कर लो। और यदि कोई डाउट है, कोई भी परेशानी है, कैसी भी कोई दिक्कत है, तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मैं कोशिश करता हूं हमेशा ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व करने का। वहीं पर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे डाउट्स यदि कलेक्ट हो जाएंगे तो उसको लेकर हम एक नया वीडियो जो है वो बना लेंगे, सिंपल सी बात। चलो चलेंगे आगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण हैं? ओके, समस्थानिक क्या होते हैं पहले तो वो जान लो। समस्थानिक क्या होते हैं? तो ये होते हैं समान क्रमांक, समान द्रव्यमान क्रमांक, सॉरी समान परमाणु क्रमांक। तो क्या होंगे? तो समान क्रमांक। कैसे? तो परमाणु क्रमांक एक समान होंगे, अलग अलग, ठीक है, समान परमाणु क्रमांक होंगे, पर यहां पर अलग अलग क्या होंगे? द्रव्यभार क्रमांक ले लो, द्रव्यमान लंबा है तो भार क्रमांक ले लो। अब जब तक उदाहरण मैं दूंगा नहीं, मेरे स्टूडेंट्स मानने वाले हैं नहीं, मेरे को पता है, इसलिए मेरे को उदाहरण देना पड़ेगा। चलो ये लो, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, एक समान परमाणु क्रमांक पर अलग अलग जो है भार क्रमांक है, इसलिए हम इनको बोलते हैं समस्थानिक। इसमें सबसे ज्यादा स्थिर समस्थानिक जो है C612 है, इसलिए हम उसी को ज्यादा ध्यान में लेते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु भार समान होते हैं, ना जी ना, अलग अलग होते हैं, ना जी ना, गलत बात नहीं करने का, राइट, गलत बात। एक तत्व के समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है, बिल्कुल सही बात है, देख लो सारे के सारे 6 हैं, सही बात। एक तत्व के समस्थानिकों के भौतिक गुण समान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक तत्व के समस्थानिकों के समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, सही बात है, क्योंकि एक प्रकार की वो अभिक्रियाएं करते हैं, यदि करना है तो दूसरा तीसरा चौथा जो है वो हमारा सही आंसर होगा यदि दिया होगा तो। चलिए, तो दूसरा, रुको ना, दूसरा तीसरा और चौथा जो है वो बिल्कुल सही होगा। देख लो एक बार अच्छे से, सिंपल सी कहानी है, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, सवाल वहां पर है, ऑप्शंस यहां पर है, और मजा तो पूरी जिंदगी में है ही यदि आप बढ़िया से पढ़ाई करते हो तो। ठीक है, मिटा दूं पक्का? ये लो, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4, और यही हमारा सही आंसर है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे, और अब हमसे पूछा गया है निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां आते हैं। आकार के हिसाब से ही आपका जो है धात्विक गुण भी कैरी होता है, इसलिए आप एक काम करो, यहां पर जो है बढ़िया तरीके से लिख दो धात्विक गुण। तो धात्विक गुण मतलब सीधी सी कहानी यह है कि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ जाता है, दाएं से बाएं आने पर धात्विक गुण जो है वो भी क्या हो जाता है आपका? बढ़ जाता है। राइट नाउ, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्या सबकी पोजीशन पता है? नहीं पता है, नॉट टू वरी, मेरे साथ सॉल्व करो। चलो भाई, अब है आपके पास सबसे पहले सोडियम। सोडियम क्या होता है? 11 होता है कि नहीं होता है बताओ, है ना?
तो सबसे पहले आपके पास है सोडियम। चलो ये हो गया आपका सोडियम, सोडियम 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 सोडियम। इसके बाद हम चलते हैं आगे, यहां पर आपका मैग्नीशियम। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, यहां पर एल्यूमिनियम। ये एस ब्लॉक है, इसको थोड़ा पीछे बनाता हूं। सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन पी ब्लॉक वाले जो हैं उनके साथ खेल थोड़ा इधर पे खेलते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से आगे सिलिकॉन, सिलिकॉन से आगे 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 आगे, चलो पूरे लिख लेते हैं। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के आगे सल्फर है, देन क्लोरीन है, और मैं पक्का कुछ ना कुछ मिस कर रहा हूं। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, हाँ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। और ये यहां पर आपका जो है AR है, 6 होने चाहिए, 6 है मेरे पास में, ठीक है। सारे आगे क्या, सोडियम आ गया, मैग्नीशियम, हाँ सारे आ गए। चलो कुछ कुछ इसमें से नहीं है, उसको अपन गोला लगा देते हैं। ये लो, मैग्नीशियम यहां पर नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं। एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, क्लोरीन है, फॉस्फोरस सल्फर नहीं है। चलो फॉस्फोरस और सल्फर और आर्गन को यहां से हटा देते हैं। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में लिखना है। अब आ जाओ यहां पर, इधर आने पर धात्विक गुण जो है वो बढ़ेगा, तो उधर जाने पर कम होगा। सीधी सी बात। तो सबसे ज्यादा कैसे लिखना है, घटते हुए ना। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम के व्यवस्थित करना है। मतलब ये कि सबसे ज्यादा होगा सोडियम, पर ऐसे सबसे ज्यादा नहीं होगा, घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे ज्यादा होगा सोडियम, बढ़ते अधात्विक गुण में होता तो उधर जाते। सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और यहां पर आएगा आपका क्लोरीन। कुछ और है क्या? अच्छा मैग्नीशियम भी है, सॉरी 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 सॉरी, मैग्नीशियम भी तो है। मैग्नीशियम कैसे भूल गया मैं, मैग्नीशियम भी तो है। एल्यूमिनियम, इसके बाद आपका होगा सिलिकॉन, और इसके बाद होगा आपका क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा धात्विक आपका सोडियम होगा, सबसे ज्यादा अधात्विक आपका क्लोरीन होगा। घटते हुए क्रम में हमने लिख दिया है। हमारा सही आंसर जो है ख होगा। क्यों होगा आपको भी पता है, क्यों होगा आपको भी पता है, क्यों होगा आपको भी पता है, और यही है हमारा सही आंसर, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बड़े ही आसान है, बड़े ही सिंपल हैं। आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। जितने सवाल लगाते जाएंगे उतने कॉन्सेप्ट यूज जो है याद हमें होते जाएंगे, ठीक है। चलो और आगे बढ़ेंगे। अब क्या सवाल है भाई, उनको अधात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बात हो रही किसकी, अधात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम की। अब इन्होंने आवर्त 2 उठाया है, अब आवर्त 2 उठाया है तो हम पूरे बना लेंगे एक साथ। ये देखो, लिथियम, इसके पड़ोस में बेरिलियम, फिर है बोरॉन, फिर है कार्बन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है फ्लोरीन, और लास्ट में है नियॉन, राइट। नाउ कौन से नहीं है उसको हटा देते हैं। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन नहीं है, बेरिलियम है, बोरॉन नहीं है, तो बोरॉन के ऊपर मैं गोला लगा देता हूं। चलो ये लो, बोरॉन के बाद कार्बन है, नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और नियॉन नहीं है। यही तो बात है भाई। 5 यहां है, 5 वहां है। इस बार मैं वो मैग्नीशियम हटा दिया था, वो वाली गलती नहीं करने वाला हूं। चलो, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए क्रम में, अधात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। मतलब सबसे भयंकर अधात्विक तो ये होगा। बस हो गया खेल खत्म। चलो, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, खेल हो गया खत्म, राइट। तो ख जो है वो हमारा सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया तरीके से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बस ऐसे सवाल करते रहेंगे और बनता रहेगा। पक्का जी, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल में। बात हो रही है एक्का एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। तो एक्का एल्यूमिनियम बेसिकली जैसा एल्यूमिनियम बनाता है, इसका आंसर क्या होगा, जैसा जो है, ध्यान से देखिएगा, जैसा 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 एल्यूमिनियम बनाता है,
अब यदि आपने संयोजकता खेली है तो आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो 3 बनाता है, ऑक्सीजन जो है वो 2 बनाता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, राइट, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, Al2O3। तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, Al2O3 में। तो अब क्या होगा, एक का एल्यूमिनियम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो यहां पर आप इसको लिखोगे E2O3। क्या कहीं पर ये वाली कहानी लिखी गई है, E2O3 E2O3 E2O3। कहानी बड़ी ही सिंपल है, एक का एल्यूमिनियम वैसे ही आबंधन करेगा जैसे कौन करता है, एल्यूमिनियम करता है, राइट। तो बस खेल खत्म। और एल्यूमिनियम कैसे बनाता है, इसको संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन से हम समझ चुके हैं, इसमें बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। चलो नोट कर लिया, सिंपल है कहानी। क्रॉस चेक करेंगे, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं यहां पर जो हमारा अच्छा रिवीजन करवा रहे हैं। 3 तत्व दिए गए हैं, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ये तीनों तत्व कैसे हैं, बड़ी सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखो, याद करो। क्या आपको पता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ज्यादा काम होता है उसको हम सिलिकॉन सिटी कहते हैं। इंडिया की जो सिलिकॉन सिटी है वो है हमारी बैंगलोर, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का, सॉफ्टवेयर का बहुत सारा काम होता है, राइट। तो सिलिकॉन जो है उससे बनती है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स बनती है पता है किससे, उपधातुओं से। धातुएं तो होती हैं बट बिना सिलिकॉन और जर्मेनियम के, एक और पड़ोस में उसके जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसी उपधातुएं हैं जो निर्माण करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीजों का। मतलब ये कि ये जो 3 तत्व हैं ये मिलकर निर्माण करते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों का, और यही है आपकी उपधातुएं। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा आपका, देखो कंफ्यूजन के लिए ये भी दिया है पर ये गलत है, ये सभी की सभी उपधातुएं हैं। टोटल हमारे पास 7 उपधातुएं हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट। बोरॉन से लेकर पोलोनियम तक, यहां पर उनमें से 3 दी गई हैं, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलो ये लो, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। इनमें से ये अम्लीय ऑक्साइड क्या होता है, इसकी क्या कहानी है, ये मुझे बताना आप मुझे, और इसका आप आंसर दीजिए, ठीक है। चलो अब स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली क्या है, इसको इसके पहले के जितने भी अध्याय हैं वहां पर हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है अम्लीय ऑक्साइड की। तो सबसे पहले ये ऑक्साइड की कहानी समझ लेते हैं, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। आपकी जो धातु होती है ये 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, एक ये क्षारीय ऑक्साइड बना सकती है, राइट, और कैसे बना सकती है, तो उदासीन ऑक्साइड बना सकती है। तो क्षारीय ऑक्साइड बना सकती है और बना सकती है उदासीन। उदाहरण लेते हैं, सिंपल सी कहानी है, उदाहरण कैसे होगा, जैसे CaO हो गया या फिर Na2O हो गया, ये क्षारीय ऑक्साइड है। तो धातु हमेशा क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, कुछ एक उदासीन ऑक्साइड भी बनाती है, जैसे कि Al2O3, जैसे कि ZnO, राइट। तो ये कैसे बनाएगी, ये बनाएगी आपके क्या, उदासीन आपके ऑक्साइड है। पर यदि आप बात करें वहीं के वहीं अधातुओं की, तो अधातु जो है वो कैसे बनाएगी, तो अधातु बनाती है आपके कैसे, तो ये बनाएगी आपके अम्लीय ऑक्साइड। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी अम्ल होते हैं जैसे कि H2SO4, HNO3, या फिर आपका जो है H3PO4, या फिर आपका जो है कौन सा भाई, तो भूल रहा हूं मैं, H2CO3, राइट। तो जितने भी ऐसे अम्ल होते हैं जो खनिज अम्ल कहलाते हैं, उसमें आप देखेंगे कि एक अधातु होती है। पर जब आप क्षार की बात करते हैं तो आप याद करो, इससे चूने का पानी बनेगा, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, राइट। तो ये जो है आपके क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अब हमको अधातु ढूंढना है। परमाणु क्रमांक 7 युक्त तत्व, चलो जिसका 7 है वो नाइट्रोजन है, ये धातु है। 3 वाला जो है वो आपका क्या है, लिथियम है। 12 वाला जो है वो आपका मैग्नीशियम है, और 19 वाला जो है वो आपका पोटेशियम है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से आप बता सकते हो कि सिर्फ एक यहां पर अधातु है और बाकी की सारी जो है वो कैसी है, वो धातु है। तो आंसर जो है वो ये होगा। कुछ समझ में आया, मतलब
क्वेश्चन का क्वेश्चन, आंसर का आंसर, और कॉन्सेप्ट जो है वो तो हमने देख ही लिया है। इस तरीके से ये होगा हमारा सही आंसर। और क्या कहते हो, बिल्कुल सही बात है। चलेंगे अगले सवाल की तरफ, वहां से निकाल कर लाएंगे कुछ नया कॉन्सेप्ट, है ना। नोट कर लिया है इसको आपने। चलिए अब अगला सवाल यह है, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है, ठीक है, तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक सहसंयोजक हैलाइड बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? ओके, परमाणु क्रमांक 14 की यदि बात हो रही है किसी की, तो हम बात करेंगे सबसे पहले सिलिकॉन की। एल्यूमिनियम के बाद आता है, यह जो है एक प्रकार की उपधातु है। और कैसा ऑक्साइड बना रही है? तो अम्लीय ऑक्साइड बना रही है। इसका एक अम्लीय ऑक्साइड होता है SiO2, ठीक है। चलो, एक सहसंयोजक हैलाइड भी बनाता है। हाँ, सहसंयोजक हैलाइड भी बनाता है। हैलाइड का मतलब हेलोजन वाले, समूह 17 वाले जो तत्व होते हैं उनके यौगिक। तो Si, ठीक है, और Cl4 होता है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आप बना सकते हो। यह तत्व इनमें से किस वर्ग में आता है? तो भाई उपधातु में आता है। सिंपल सी कहानी है। परमाणु क्रमांक से इस क्वेश्चन को हमने डिकोड कर दिया है और ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, तो उपधातु होगा ये, दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। कहानी बड़ी सिंपल है और आगे बढ़ने पर हमें मिलता है एक नया सवाल। एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? ओके, चलो 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 चलो। एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? ठीक है जी। तो परमाणुवीय त्रिज्या का सही प्रदर्शन कौन सा होगा? तो ये वाला होगा, तीसरा होगा। तीसरा जो है, एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? तो KLMN यानी कि आपका न्यूक्लियस यानी कि नाभिक हो गया, तीसरा सही होगा। ये परमाणु त्रिज्या नहीं हो सकती, ये भी परमाणु त्रिज्या नहीं हो सकती, इधर वाली भी परमाणु त्रिज्या थोड़ा डाउटफुल केस है, नहीं हो सकती। तो आंसर जो है आपका वो तीसरा सही होगा। पर यहां पर आपके पास जितने भी ऑप्शंस गिवन है, इसमें 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 तीन तीन दो दो ऑप्शंस गिवन है, तो फिर मुझे लग रहा है कि आंसर जो है ग सही होना चाहिए, ख सही है, दूसरा और तीसरा। ध्यान से देखने की जरूरत थी इसमें। देखिए कैसे दूसरा और तीसरा होगा। देखो 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 देखो, छोटा है ना इसलिए वो डॉट देख नहीं पा रहा, अब आएगा समझ में। ये देखो, डॉट को देखने की कोशिश करते हैं। देखो, ये यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है, राइट। ये देखो, ये यहाँ पर तो सब कुछ सही था, ये यहाँ पर ऐसे डॉट्स बने हुए हैं, अपन डॉट बना लेते हैं, तो दर्द दुख आपका वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो नहीं हो सकती है। अब देखो, ये यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि वही अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। ये जो डॉट बना हुआ है इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है और वही आपके अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि K भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से, उसमें इलेक्ट्रॉन है। L और M जो है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब आपका जो L और M है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो चीज सिर्फ बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये दोनों जो है वो काउंटेबल नहीं है, इसीलिए बिल्कुल सही है दूसरा और तीसरा। भाई तीसरा तो सही था, चौथा आपका गलत है, दूसरा और तीसरा सही होगा। बात समझ में आ गई? देखो, इसलिए ध्यान से देखना जरूरी है। मेरे साथ ये चीज हो गई, ध्यान से देखना जरूरी है। डॉट्स और डायग्राम्स को बहुत बढ़िया तरीके से देखना जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, जहां पर मैंने थोड़ी सी मात खा ली सही तरीके से ना देखने के कारण। इसलिए हमेशा याद रखें, आप क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से देखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अवध सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है? ओके, ऊपर से नीचे जब आप जा रहे हो तो एक काम करते हैं, लिथियम लेते हैं, सोडियम लेते हैं, पोटेशियम लेते हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो पटक पटक के एक तरफ लिख देते हैं। तो लिथियम का होगा 2 और 1, इसका होगा 2 8 और 1, 2 होगा 8 होगा 8 होगा और 1 होगा, राइट। अब देखो खेल क्या देखा, सबके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो एक समान है। मतलब कि दो चीजें देखो, 1 1 1, इन तीनों से हमने ये जाना कि संयोजक इलेक्ट्रॉन एवं संयोजकता
बात समझ में आई? संयोजक इलेक्ट्रॉन एवं संयोजकता जो है वो कैसी है? एक समान है। तो कहीं दिया है त्रिज्या तो बढ़ेगी, गलत बात। धात्विक लक्षण बढ़ेगा, गलत बात। एक तत्व में कोशों की संख्या बढ़ रही है, गलत बात। संयोजकता जो है वो सही है। तो संयोजकता जो है वो कैसी है? सब में एक समान होगी, क्योंकि सबके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो एक समान है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? आपका संयोजकता। इतना बढ़िया सवाल, धमाकेदार सवाल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, चलो। आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है परमाणु आकार? तो भाई सीधी सी बात है, घटता है। कैसा होता है? घटता है, राइट। पहले घटता है फिर बढ़ता है? नहीं, घटता है, ऑन एवरेज घटता है। आपको वही चीज लेनी है, बिल्कुल सही है। आवर्त सारणी में आप यदि बाएं से दाएं जाओगे, यानी कि आप धातु से अधातु की तरफ जाओगे, तो जो परमाणु त्रिज्या है, परमाणु आकार है, वो कैसा होगा स्टूडेंट्स? वो कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका घटता है। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो धात्विक गुण कैसे बढ़ते हैं? ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं। बात हो रही है किसकी? समूह की। समूह की बात यदि हो रही है, इसका मतलब ऊपर से नीचे की बात हो रही है। चलिए, तो सही बात है, ये आपका बेरिलियम है। रुको जरा, खेल खेलते हैं, रुको। पूरा लिखते हैं, देखो सबको बनाते हैं। यहां पर सोडियम मुझे दिख रहा है, मुझे यहां पर लिथियम दिख रहा है, Li लिथियम होगा। पोटेशियम दिख रहा है, मुझे यहां पर मैग्नीशियम दिख रहा है, सॉरी बेरिलियम दिख रहा है, मैग्नीशियम दिख रहा है, कैल्शियम दिख रहा है, मुझे यहां पर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन भी दिख रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी दिख रहा है। तो कार्बन यहां पर आता है, ऑक्सीजन यहां पर आता है, नाइट्रोजन यहां पर आता है। चलिए, तो देखिए बात हो रही है समूह की, तो ये तो फेल हो गया, ये समूह में आएगा ही नहीं, ये भी समूह में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक किसमें? आवर्त में। ऊपर से नीचे वाले को समूह कहते हैं, दाएं बाएं वाले को आवर्त कहते हैं, सिंपल सी बात, राइट। तो ये दोनों तो फेल हो गए। अब यहां पर आते हैं, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बिल्कुल सही है। जो धात्विक गुण है आपका वो क्या हो रहा है? वो ऊपर से बढ़ रहा है अभी। ये देखो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये बढ़ रहा है। लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम होना चाहिए था, पर सोडियम के बाद लिथियम देन पोटेशियम, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत। आपका जो क है वो बिल्कुल सही है, और यही हमारा जो है आंसर होगा, राइट। तो इस तरीके से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सीधी सी बात यह है कि आपको यदि इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ना है तो आपके दिमाग में आवर्त सारणी जो है वो विजुलाइज हो जानी चाहिए। अब क्या करना, ये नहीं कि आप पीरियोडिक टेबल को रटना स्टार्ट किया, बनाना स्टार्ट किया, बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाते जाओगे मेरे साथ, वैसे वैसे पूरा जो कॉन्सेप्ट है, राइट, वो आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से फिट होता जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब इसको नोट कर लिया जाए। चलो, अब सवाल पैदा होता है, सर हम बहुत देर से जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं एग्जाम्पलर्स में, आप हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कब करवाओगे? और यदि करवाओगे तो वो क्लास की हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए बड़ी सिंपल सी कहानी है, आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा गूगल में, सर्च करना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स। कोई ओटीपी नहीं आने वाला, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, कोई कूपन नहीं खरीदना, कोई पैकेज नहीं खरीदना। बात समझ में आ रही? कुछ भी ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपना टैब, लैपटॉप, फोन, जो भी चीज़ उसको उठाइए, क्लिक कीजिए और शुरू हो जाइए। ये सारी चीज़ें वहां पर आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब फिलहाल में हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की, पर और भी चीज़ें हैं। देखो, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, सी एवरीथिंग इज प्रेजेंट देयर। बात समझ में आ गई? आप क्लिक कीजिए ना, जैसे आप करोगे क्लिक, सारी चीज़ें वहां पर आपको अवेलेबल होगी। आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा और आगे बढ़े, कुछ और चला गया क्या? हाँ, आप थोड़ा और आगे बढ़े। आप आगे बढ़े तो आपने ये जाना कि आपका कोई भी चैप्टर जो है उसको हम हर तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसमें आ जाते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चन जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, वन शॉट रिवीजन, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स, आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, आपके ग्राफ वाले क्वेश्चंस, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं बिल्कुल
फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी कंटेंट। गॉट इट? चलो देखो लिखा हुआ है पाठ्यक्रम परिचय, एक लेक्चर, एक ये सब सारी एवरीथिंग इज गिवन देयर, राइट। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा और आगे बढ़े और इस तरीके से जो है एग्जाम्पलर क्वेश्चंस का ओवरव्यू से आप वन बाय वन हर एक चैप्टर जो है उसको पढ़ सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। और कोई डाउट यदि है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसे कमेंट बॉक्स में रख दीजिए, हम वहीं पर जो है उस डाउट को पटक पटक कर धो देंगे और बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और आपको बताते हैं एक बड़ी अच्छी चीज, और वो ये है कि यदि कक्षा 6वीं 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक आप किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी बोर्ड में, किसी भी अध्याय में कहीं पर भी यदि कोई परेशानी है, आप बिल्कुल मत घबराइए, हम आपकी पूरी तैयारी कर पाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ गई? तो इन चीजों के साथ आज की जो क्लास है उसको हम करते हैं खत्म। मैं आपसे मिलता हूं इसी एग्जाम्पलर सीरीज के सेकंड वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।